What are the ground political realities now which are governing the globe at the moment? दुनिया के इस वक्त इशू कितने? पैलेस्टीनियन क्राइसिस है, ऑलमोस्ट जब से यूनाइटेड नेशंस बनी है उस वक्त से ये मौजूद है और ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका। कश्मीर इशू भी इतना ही पुराना है और दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान एक अनरिजॉल्व इशू है। इसके साथ आप देख रहे हैं जब चाइना अमर्ज होना शुरू हुआ वो एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में उभरा है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यही वेस्टर्न पावर्स ने चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी बना दी कि चाइना को एक हद से आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया जस्ट टू कंटेन चाइना। अब देखें इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बन गए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के ज्यादा करीब गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, इसलिए कि इंडिया के साथ चाइना के जो तल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है। वो इसका मिलिट्री कंपिटिटर है, अगरचे उसका इकोनॉमिक पार्टनर है एससीओ की शक्ल में, या वैसे उससे वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन मिलिटरीली कंपिटिटर है। तो उसको अपने साथ मिलाकर तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया और क्वाड में एक मेंबर बनाया। इसी तरह जब देखा कि क्वाड इतना स्ट्रांग नहीं बन सका, वो इतना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, ये चाइना को कंटेन करने में उस हद तक कामयाब नहीं हो सका जितना विजुअलाइज किया गया, तो वो आकस में चले गए। आकस में यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग 3 कंट्रीज हैं, इनको कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया को पर्टिकुलरली सपोर्ट करें और जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली एटॉमिक वारहेड कैरियर सबमरीन, इससे क्यों किया जाए, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए ताकि इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में जो यूनाइटेड स्टेट्स का बोझ हल्का करे वो ऑस्ट्रेलिया के। ये तो चाइना के वाले से था। फिर दुनिया में एक रशिया भी इमर्जिंग नेशन बन गया। अब वो इकोनॉमिकली तो बड़ा जॉइंट नहीं है, लेकिन मिलिटरीली वो एक जॉइंट है। तो यूक्रेन का एक ऐसा इशू बन गया जिसमें उसकी बड़ी सेंसिटिविटी थी कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देना। 2014 तक इसमें जो हुकूमत थी वो प्रो रशिया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानुकोविच की गवर्नमेंट थी, जो कि वेस्ट ने एक प्रोटेस्ट के जरिए उसको खत्म कर दिया। एक तो इमीडिएटली उसने रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्ड किया कि क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन जो कि जिसमें रशियन ओरिजिन के लोग ज्यादा आबाद हैं, वहां एक ऑटोनॉमी की मूवमेंट चला ली। क्या रिजल्ट डिड्यूस करेंगे? क्या दुनिया में कोई रूल्स रेगुलेशंस या इंटरनेशनल बॉडी की कोई टर्म्स जो हैं वो रेस्पेक्ट हो रही हैं कि जस्ट क्रूड यूज ऑफ फोर्स 21st सेंचुरी में एक करेंसी ऑफ द ग्लोब बन गई है? दिस हैपेंड इन इराक with reference to Saddam, and this happened in Libya with reference to Colonel Gaddafi। लेकिन ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि दुनिया के ये डेमोक्रेसी के चैंपियन जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जहां इनकी नेशनल इंटरेस्ट तकाजा करती हैं, इवन वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी काबिल कबूल है इफ दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन। ये जो इंटरनेशनल बॉडी है, आई मीन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत बुरी तरह फेल हुई है कि मसाइल को निगोशिएशन टेबल पर बैठकर या थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स रिजॉल्व किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो इस्लामिक कंट्रीज के मसाइल हैं अपने, ये उनको रिजॉल्व कर सकता था। मिसाल के तौर पर ओआईसी बनने के बाद एक तो फलस्तीनियन क्राइसिस रिजॉल्व नहीं कर सके, नंबर 2 जब ईरान और इराक की जंग शुरू होती है 10 years लॉन्ग, तो ओआईसी फेल हो गया इनकी जंग को खत्म कराने में। इसी तरीके से ओआईसी फेल हो गया जब सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा किया 1992 में। जब सीरिया और यमन में जंग होती है तो आप देख रहे हैं कि ओआईसी बैडली फेल्ड। तो ये जो चीजें हैं इंटरनल रिफ्ट्स इनकी, ये भी बता रही है कि इस वक्त दुनिया डिप्लोमेटिक जो मीन्स हैं, निगोशिएशन जो हैं, या पॉलिटिकल जो स्टाइल होता है चीजों को रिजॉल्व करने का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल्स, उसकी बजाय एक, जैसे मैंने अर्ज किया कि क्रूड यूज ऑफ फोर्स जो है उसके जरिए करना, आगे बढ़ना, तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट लेसन है ऑफ द प्रेजेंट ईरा। एक और इंटरनेशनल जो रियलिटी इमर्ज होती है वो ये है कि इस दौर में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं, इश्यूज मौजूद हैं, लेकिन
آپ اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ دس از دا بیسٹ وے ٹو موو ان دس ورلڈ. یعنی دنیا اتنی انٹر ڈیپینڈنٹ اور انٹر کنیکٹڈ ہو چکی ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنے پر مجبور ہے. تیسرا ایلیمنٹ جو میں کہوں گا، پہلے ہی وہ جو بلاک والی کیٹیگری تھی کہ آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی بلاک میں ڈالتے تھے، جیسے کولڈ وار ایرا تھا، یہ چیزوں میں ذرا کمی آئی ہے. اب ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے اپنے ریلیشنز کو، یعنی ایک ملک کے ساتھ ڈیپینڈنس ایسوسیشن جو ہے اس کلچر سے دنیا نکل رہی ہے. آپ دیکھیں انڈیا ہی ہے، انڈیا جو ہے اس کے آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن وہ رشیا کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، ویپنری میں اور دوسری ایریاز میں بھی. ایس سی او کا ممبر بھی ہے، یعنی رشیا کے ساتھ وہاں ملا ہوا ہے، اور امریکہ کے ساتھ کواد اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں. اور اسی طریقے سے مڈل ایسٹ جو تھی ابھی تک جو تھے یہ سارے کے سارے امریکن بلاک کے تھے اور ہیں بھی، لیکن انہوں نے پہلی دفعہ انڈیپینڈنس شو کی ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، ان کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے، پہلے کبھی نہیں تھے. انہوں نے رشیا میں انویسٹمنٹ کی. اس وقت گلوبل پالیٹکس ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے گرد گھوم رہی ہے، اس میں پھر آپ اپنے ریلیشنز کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں بیکاز دا سپریم تھنگ از یور نیشنل انٹرسٹ. اگرچہ ہسٹری میں نیشنل انٹرسٹ ہی سپریم رہی ہے، لیکن تھوڑے آپ آزاد ہوئے ہیں، تو وہ جو فارن کلچز تھے ان سے نکلنے کی کوششیں ہوئی ہیں.